सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे हिमालयन भूरा भालू अर्थात हिमालयन ब्राउन बियर के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे कि हिमालयन भूरा भालू इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है, इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जीव क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे चिली में हो रहे आंदोलन और उन आंदोलनों की वजह से चिली के रीबर्थ अर्थात पुनर्जन्म के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह चिली का रीबर्थ पुनर्जन्म क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। ये जो टॉपिक है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन ब्राउन बियर के विषय में। आपकी स्क्रीन पर जो जीव है आप इसको देख सकते हैं। ये काफी खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि यह मांसाहारी भी है और साथ ही साथ यह जो जीव है इसका इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसी को हमें थोड़ा समझना है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हिमालयन भूरा भालू, जिसको हम इंग्लिश में हिमालयन ब्राउन बियर के नाम से जानते हैं, यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है। इसको हिमालयन रेड बियर के नाम से या फिर जूत तेह के नाम से भी जाना जाता है। यह जो भूरा भालू है, इसको भूरा रिछ भी कई बार कह दिया जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है उर्सस आर्क्टोस। तो अगर पूछा जाए यह किसका वैज्ञानिक नाम है तो थोड़ा सा याद रखिएगा। यह जो जीव है यह उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में भी पाया जाता है। उत्तर अमेरिका में इसे ग्रिजली भालू के नाम से जाना जाता है। यह जो है कि सबसे बड़ा जो है कि भालुओं की प्रजातियों में दूसरा स्थान रखता है। इससे बड़ा जो भालू होता है वो सिर्फ ध्रुवीय भालू होता है। भारत में यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगर आप इस ऊंचाई से परिचित हैं तो आपको पता है कि यह जो इनका क्लाइमेट है क्या है, टेम्परेचर काफ़ी कम है। वहाँ पर जो है कि स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर मानवीय आवास क्या होंगे, कम देखे जाएंगे। यहाँ पर जो भी गर्मी के समय जो वनस्पतियाँ थोड़ा बहुत बर्फ पिघलने से हो पाएंगे उन पर यह निर्भर रहेंगे और साथ ही साथ जो उन घासों को खाने वाले, पौधों को खाने वाले जो जीव हैं उनको यह अपना भोजन बनाते हैं। यह भारत के पर अगर समीप में देखें तो भारत के अलावा ये उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पश्चिमी चीन और नेपाल में भी पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में यह सर्वोच्च जीव के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात यह जो है कि जो उच्च मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। इसका जो आकार होता है 6 से 7 फीट होता है। हालांकि जो मादा भालू होती है इनका जो आकार होता है वो 4 से 6 फीट होता है। ये पर्वतीय गुफाओं और गड्ढों में निवास करते हैं और यह कई प्रकार के जीवों को तो अपना भोजन बनाते ही हैं, कीड़ों को भी अपना भोजन के रूप में यह प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यह जो है कि घास और पौधों और जड़ों को भी खाते हैं और फल भी इन्हें पसंद होता है, अर्थात अगर फल मिल जाता है तो उससे भी ये काम चला लेते हैं। ये जो जीव है जो पारिस्थितिकी है अर्थात इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब समझिए जैसा कि हमने कहा कि ये घासों का भी उपभोग कर रहे हैं और घासों को खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं उनको भी अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर हम इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो ये जीव क्या करता होगा, अपने से नीचे वाले जो जीवों की संख्या को रेगुलेट करता होगा, उनकी संख्या को निर्धारित करता होगा। हर जीव का इकोसिस्टम में अपना एक खास महत्व है। खास महत्व को इस तरह से समझिए, छोटे से जीव, जैसे हमने सुना होगा चींटी एक छोटा सा जीव। चींटी करता क्या है कि जितने भी चीज़ें हम लोग ऐसे फेंक देते हैं उनका वो अपघटन करता है, एक प्रकार का डीकम्पोजर है। सोचिए जो छोटा सा जीव है चींटी, उसका इतना महत्व है, तो कहीं ना कहीं ये जो जीव है यह क्या है, सर्वोच्च स्थान रखता है, अर्थात खाद्य श्रृंखला में इसका स्थान है वो ऊपर की तरफ है। तो ये क्या करता होगा, अपने नीचे के जो जीव हैं उनकी संख्या को निर्धारित करने में काफी बड़ा योगदान देता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो फॉरेस्ट वाले एरिया है तो वहां पर बाघ, शेर, चीता क्यों रहने आवश्यक है, क्योंकि अपने से नीचे वाले जीवों की संख्या को रेगुलेट करते हैं। ठीक इसी तरह से इनका भी योगदान है। इनकी जो संख्या है भारत में लगभग 500 से लेकर 750 के बीच बताई जाती है। इनकी जो संख्या है कारगिल युद्ध के समय काफी
कम हो गई थी, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी संरक्षण के इनके प्रयास किए और धीरे धीरे संख्या में वृद्धि देखी गई। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, आधारभूत संरचना का निर्माण मतलब सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, इनके कारण यह जो जीव है अभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। एक संस्था है, आपका इसको नाम पता है, IUCN, इसके द्वारा एक जो है कि रेड लिस्ट जारी किया जाता है। तो जब ये रेड लिस्ट जारी करती है तो उसमें इसने इस जीव को वल्नरेबल बना रखा है, अर्थात सुवेद्य की कैटेगरी में डाल रखा है। इसका मतलब होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है कि यदि इसका संरक्षण ना किया गया तो यह जीव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे संकटग्रस्त हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह इसको संरक्षित किए जाने की बात एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN के द्वारा कहा जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार का प्रयास भारत सरकार ने भी किया है। और आपके यहाँ जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके तहत जीवों को रखा जाता है और इसकी जो अनुसूची 1 है उसमें इसको शामिल किया है। जिन जीवों को अनुसूची 1 में अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा जाता है, इनका ना तो शिकार हो सकता है ना व्यापार किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत सरकार भी इनके संरक्षण के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। लॉकडाउन के प्रारंभ में यह जीव कारगिल क्षेत्र में देखे गए थे, जबकि कारगिल युद्ध के समय इनका जो है कि अस्तित्व ही लगभग वहां पे खत्म हो गया। तो जब लॉकडाउन का प्रारंभ हुआ तो उस समय कारगिल के क्षेत्रों में देखे गए और साथ ही साथ इनके वजह से मानव पशु संघर्ष भी देखने को मिला, क्योंकि क्या करते हैं, ये हमला कर देते हैं, मांसाहारी हैं, हमला कर देते हैं, चाहे वो पालतू जीव हो या फिर जो है कि इंसान के संपर्क में आने उन पर भी हमला कर देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा था कि इनके विषय में सर्वेक्षण किया जाएगा, पता किया जाएगा कि इनकी संख्या कैसी है। तो एक चीज हमने समझा कि जब भी क्या होगा, इनके आवासीय क्षेत्र में चाहे हम प्रवेश करेंगे या फिर जब इनका आवासीय क्षेत्र संकुचित होगा तो यह मानवीय क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और इससे क्या होगा, मानव पशु संघर्ष बढ़ेगा। और इसकी वजह से मानव पशु जो संघर्ष बढ़ता है तो इसमें हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि इंसानों को सुरक्षित करना। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो मानव पशु संघर्ष है वो हमारी गतिविधियों की देन है, इसलिए इन जीवों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। और इसी के कारण हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिमी हिमालय में एक अध्ययन किया है और यह संभावना व्यक्त की है कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं उसके अनुसार वर्ष 2050 तक हिमालयन ब्राउन बियर के निवास स्थान में लगभग 73% की भारी गिरावट आ जाएगी। अर्थात इनका जो क्षेत्र है वह संकुचित हो जाएगा और जब इस क्षेत्र संकुचित हो जाएगा तो क्या करेंगे, बाहर के क्षेत्रों में जो है कि अपना जो है कि प्रवास करेंगे और जब वहाँ पर बाहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ कोई मानव पशु संघर्ष होगा और मानव पशु संघर्ष में क्या होगा, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। दूसरी चीज, मानव पशु संघर्ष अगर नहीं भी होता है तो आपने सुना होगा कि जब जीवों का आवास की क्षति होती है तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। इनकी संख्या कम होने का मतलब है कि जिस जीव को हम बचाने का प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं वह विफल हो जाएगा। यह जो अध्ययन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आवास और जैविक गलियारों में कमी देखने को मिल सकती है। जैविक गलियारों का मतलब वह रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, चाहे वो भोजन के लिए या फिर इसी तरह से अपना जो प्रवास करते हैं। तो ये जो जैविक गलियारे हैं ये भी सिमट सकते हैं और इसकी वजह से क्या होगा कि इनके लिए जो हमने 13 प्रोटेक्टेड एरियाज अर्थात संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं उनकी भी जो कंडीशन हो खराब हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो ऊंचाई होती है जहां पर ये निवास करते हैं 3000 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहां पर जब क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, बर्फ पिघलेगी तो वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां का जो इन्वायरमेंट है वह चेंज होगा। तो उन्हीं इन्वायरमेंट वाले क्षेत्रों में तो क्या किया गया, हमने जो 13 जो है कि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको बना रखा है। तो ये जो संरक्षित क्षेत्र है, जब इन्हीं पर क्लाइमेट चेंज का निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर भी क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इसके वजह से इनकी जो संख्या बहुत कम हो सकती है। इनके जैविक गलियारों में प्राकृतिक और मानवीय परिवर्तन के कारण, प्राकृतिक का मतलब है कि जो क्लाइमेट में चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, हालांकि उन क्लाइमेट चेंजेस को जिसको हम प्राकृतिक कारण करें उसका भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी जो व्यक्ति है, इंसान है, हम आप ही हैं, क्योंकि हमने ही क्या है कि क्लाइमेट चेंज को क्रिएट किया है। हालांकि सभी कुछ मानव के द्वारा नहीं किया गया लेकिन बहुत बड़ा योगदान उसका भी है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें भी तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों परिवर्तनों के कारण इनका जो जैविक
जैविक गलियारे अर्थात जिस मार्ग से ये प्रवास करते हैं या फिर जहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वहाँ पर कई प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं और इनके वजह से इनका आवागमन प्रभावित हो रहा है। आवागमन प्रभावित होने का मतलब यह है कि एक एरिया में यह निवास कर रहे हैं, इनको लगा कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, चाहे मानवीय हस्तक्षेप है, बढ़ गया है तो हम दूसरे ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन इनकी जो जैविक गलियारे हैं, वहाँ पे हमने सड़कों का निर्माण कर दिया, वहाँ पे पुलों का निर्माण कर दिया, वहाँ पे मानवीय बस्तियाँ बना दी, तो इसके वजह से दूसरे एरिया में भी नहीं जा पाएंगे और इस धीरे धीरे क्या होगी, इनकी संख्या कम होने लगी और इस तरह से आवास स्थान पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ने की वजह से इनका जो पूरा इनकी जो संख्या है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यह जीव है ऊर्जा पिरामिड अर्थात खाद्य पिरामिड के शीर्ष जीव माने जाते हैं। ऊर्जा पिरामिड का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि पिरामिड कैसा होता है, कुछ इस रूप में होता है। तो आपने देखा होगा पहले जो है कि क्या होते हैं, घासें होती हैं, उस पर निर्भर कुछ शाकाहारी जीव होते हैं, इन पर निर्भर कुछ मांसाहारी जीव होते हैं और सबसे ऊपर जो है कि सर्वोच्च स्तर के जो मांसाहारी वो जीव, तो इसी में ये आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इनकी जो संख्या है अगर कम होती है तो नीचे की जो पूरी ये खाद्य श्रृंखला है, खाद्य पिरामिड है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए इनकी जो संख्या है वह बचे रहना इसलिए जरूरी है ताकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वह ऐसा ही बना रहे जैसा कि बना हुआ है। आप सोचिए कि अगर वहाँ पे क्या होगा, इनकी संख्या कम होती है तो इनके नीचे जो जीव हैं, शाकाहारी जीव हैं, उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो वो घासों का उपभोग ज़्यादा करेंगे, घास का उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा तो वह जीव भी क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कुल मिलाकर काफ़ी एडवर्स कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसी के कारण कहा गया है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है, इनकी जो संख्या कम हो रही है, इनके ऊपर जो निगेटिव इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का पड़ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि इनको अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने इनके लिए कुछ जो है कि वैकल्पिक मार्ग नहीं तलाशे तो इनकी संख्या समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। इसी के कारण ये चर्चा में बने हुए थे। अब हम बात करेंगे चिली के रीबर्थ अर्थात पुनर्जन्म के विषय में, थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझेंगे। एक पहले थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट देख लेते हैं। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक लंबा और जो है कि नैरो देश है, सकरा देश है। इसको थोड़ा सा मैप ही सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, आप अब देख पा रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका का आपके पास मैप है। इस दक्षिण अमेरिका के मैप में यह जो देश है इसका नाम है चिली। तो ये जो चिले है इसको हिंदी में हम लोग चिली बोलते हैं। इसका जो शेप है अगर देख पा रहे हो तो कुछ मिर्च के आकार का होता है। तो इसी तरह से जो आप एक भोजन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं मिर्च, उसको हम चिली बोलते हैं। तो ये जो चिली देश है इसको हिंदी में चिली बोलते हैं। तो इसी के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके नॉर्थ में आपका पेरू है, यहाँ पर आपको बोलीविया दिखाई देगा, यहाँ पर अर्जेंटीना और ये आपका प्रशांत ओशन महासागर का क्षेत्र। इसका जो विस्तार आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि पूरब से पश्चिम इसका जो विस्तार है वो थोड़ा सा कम। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, क्योंकि जो टॉपिक है इससे आपसे ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यह जो क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक रेखा खींची गई। अगर इस रेखा को आप देख पा रहे हैं तो मैं रुकिए एक और मैप ले लेता हूँ, उससे चीज़ें ज़्यादा थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए यहाँ पर यह जो रेखा है, इस रेखा को आप देखिए तो यह जो है कि 20 डिग्री रेखा है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और ये देखिए आपका यहाँ पर है इक्वेटर। तो इक्वेटर से अगर थोड़ा सा दक्षिण की ओर आप जाएंगे तो आपको कौन सी रेखा मिलेगी, 20 डिग्री। और 20 डिग्री से थोड़ा सा ही तो दक्षिण में होती है आपकी एक रेखा जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री रेखा। तो जो मकर रेखा आप देख रहे हैं वह इस देश से गुजर रही है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर यह जो पूरा यह जो देश है इसका जो विस्तार है अगर आप देख पा रहे होंगे तो नॉर्थ और से लेकर साउथ तक काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि यहाँ पर यह जो भाग है इसका, ये जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूँ, ये देखते हैं तो यहाँ पे गर्म जलवायु मिलेगा। ये जो मध्य वाला जो भाग है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वह भूमध्य सागरीय क्लाइमेट मिलेगी। और यहाँ पर जब आएंगे, चूँकि यहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार है वह ज़्यादा है, तो यहाँ पर
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो लोकेशन है इसकी वजह से यहाँ पर ठंड क्या होगी, ज़्यादा दिखाई दे। तो इसी तरह से हमको इसको पूरा समझना है। इस मैप को और देख लीजिए और इसको आप देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो सैंटियागो है इसकी राजधानी। अब मैप से आप परिचित हो चुके हैं तो मैं आपको टेक्स्ट से परिचित कराता हूँ। ये इसलिए था क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको समझ सकें। तो जैसा कि हमने बताया कि ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक लंबा और सकरा देश है। इसकी उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वह 6435 किलोमीटर के लगभग है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग वह 350 किलोमीटर, अर्थात ये चौड़ाई इसकी काफ़ी कम है। चिली दक्षिण अमेरिका के उन दो देशों में शामिल है जिसकी सीमाएं ब्राज़ील से नहीं लगती हैं। तो एक देश तो कौन सा हो गया, चिली, दूसरा देश हो गया इक्वाडोर। तो अभी इसको फिर से देख लीजिए, ये चीज़ें हैं जो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए आपका ये है ब्राज़ील। इस ब्राज़ील को अगर देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर एक देश रहा, ये रहा इक्वाडोर, और दूसरा रहा ये चिली, जिसके साथ इसकी सीमाएँ नहीं लग रही। बाकी सभी देशों के साथ देख रहे होंगे इसकी सीमाएँ लगती हैं। और दूसरा आया था कि यहाँ पर यह जो देश है जो चिले, ये कहाँ पर है, एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत को आप यहाँ से लेकर देखिए, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ इस तरह देखेंगे तो पूरा आपको एंडीज पर्वत आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहीं पर यह स्थित है। जितनी चीज़ें हैं ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में पेरू देश है, उत्तर पूर्व में बोलीविया है और पूर्व में अर्जेंटीना देश स्थित है। जितने देशों का नाम आ रहा है इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कभी भी किसी भी रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ की जो राजधानी है सैंटियागो है, जो देश के लगभग मध्य भाग में स्थित है। इस देश का विस्तार उत्तर दक्षिण ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो भौगोलिक दशाएँ हैं वो अलग अलग भागों में अलग अलग पाई जाती हैं। इसका जो उत्तरी भाग जो हमने दिखाया आपको वह मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आता है और यहीं पर एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। तो यह जो अटाकामा मरुस्थल है यह विश्व के सबसे शुष्कतम अर्थात ड्राइएस्ट जो है कि मरुस्थलों में माना जाता है और यह इतना ज़्यादा शुष्क है कि यहाँ पर कई वर्षों तक बारिश नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है और इसी के कारण इसको शुष्कतम मरुस्थलों की श्रेणी में रखा जाता है। इसी मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है अरिका। इसे विश्व के सबसे शुष्कतम समय काल को व्यतीत करने वाला माना जाता है। अर्थात जो ये अरिका है यहाँ पर 173 माह तक एक भी बूंद वर्षा नहीं हुई। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये देखिए, अब आपको मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये रहा आपका अरिका। तो ये जो अरिका है यहाँ पर जो है कि 173 माह तक एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई और इसी के कारण इसको विश्व के सबसे शुष्कतम स्थानों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी हम इसलिए देख रहे हैं कि कई बार हम करंट अफेयर्स को सिर्फ घटनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और वही देशों से फिर क्या होता है ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि लगता है कहीं और से आ गया। तो हमने यह समझा अरिका के विषय में। और इसका जो उत्तरी भाग है, मैंने कहा चिली का जो भाग है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वाले में, फिर बात करेंगे मध्य वाले में, फिर साउथ वाले में। तो अभी हम नॉर्थ वाले भाग में ही बात कर रहे हैं। तो इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर तांबा और सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और आयोडीन के जो क्रिस्टल हैं वो पाए जाते हैं और संसार की कुल आवश्यकता का लगभग 75% जो नाइट्रेट है वो चिली में ही उत्पादित किया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो तांबा उत्पादक शहर है वो है चुक्विकमाटा, इसी क्षेत्र में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चुक्विकमाटा कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा वह आपके इसी उत्तरी जो क्षेत्र है चिली का, इसमें है चुक्विकमाटा। आप लोकेशन बता सकते हैं इसके पास में जो बड़ा शहर है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यह इसका जो मध्य भाग है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और मध्य भाग कहाँ, जो आपका राजधानी शहर जो हमने दिखाया था वहाँ पर, तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर कैसे पाई जाएगी, भूमध्य सागर यहाँ तो है नहीं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु उन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होते हैं और जो कि 30 से लेकर लगभग
45 डिग्री अक्षांश के बीच में होते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो साउथ में हो। तो जहाँ पर भूमध्य सागर का जो अक्षांशीय विस्तार है वही अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ या साउथ में कहीं पर मिलेगा और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होगा, तो वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है उसकी विशेषता यह होती है कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो वर्षा रहित होता है। जैसे हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो यहाँ पे क्या होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। और सभी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे रसदार फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि आप जितना भूमध्य सागरीय जो देश देखते होंगे वहाँ पर क्या पता चलता होगा कि शराब का उत्पादन ज़्यादा होता है। चाहे आप इटली को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए या फिर अन्य जो देश हैं वहाँ पर देखिए तो शराब का उत्पादन ज़्यादा होता है। कारण यह है कि वहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन होता है, इन्हीं रसदार फलों से शराब बनती है। और इसी के कारण जो सेंटियागो है जो यहाँ की राजधानी है वो भी क्या है, शराब के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण का जो अब हमने उत्तर का भाग देख लिया और फिर उसके बाद मध्य का भाग देख लिया। जो दक्षिण का भाग है चिली का, यहाँ पर भी वर्षा अपेक्षाकृत कम ही होती है, लेकिन यहाँ जो वर्षा होती है वह हिम के रूप में भी होती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस देश में इस प्रकार की क्लाइमेट है कि नॉर्थ में जो है कि डेजर्ट है, मध्य भाग में जो है कि वहाँ पर जो जलवायु है वह भूमध्य सागरीय है और वहीं जो दक्षिण वाला जो भाग है वहाँ पे हिम के रूप में वर्षा होती है, तो देश कौन सा रहेगा, चिली। दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है और इसका निर्यात भी किया जाता है। यहाँ की 8% भूमि जो है कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है, जबकि 12% भूमि पर अंगूर की खेती होती है। तो अंगूर की जो खेती होती है वो कहाँ होगी, वह होगी आपके मध्य वाले भाग में। जो खेती होती होगी, यह जो खेती है दक्षिण वाले भाग में होगी और नॉर्थ वाले भाग में तो क्या है, मरुस्थल वाला विस्तार है। सेंटियागो में चिली के 50% से अधिक उद्योगों का क्या हुआ है, संकेंद्रण हुआ है। तो यहाँ तक समझा हमने इसकी ज्योग्राफी। अब थोड़ा सा वर्तमान जो वहाँ पे चल रहा है उसको समझते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें हमने बताई हैं ये सभी चीज़ें जुड़ेंगे। चिली लैटिन अमेरिका में सबसे अमीर देश माना जाता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर लैटिन अमेरिका जब हम शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। यह तो फिर हमने क्या समझा, लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में शामिल किया जाता है। इस देश का जो हम अगर देखें तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यह सर्वोच्च स्थान रखता है, मतलब लैटिन अमेरिका में, अर्थात मानव विकास यहाँ पर ठीक ठाक हुआ है, प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर ठीक ठाक है और यह जो है इसकी जो अर्थव्यवस्था है यह मजबूत मानी जाती है। और दक्षिण अमेरिका के जितने अन्य देश हैं उसके कंपेयर में इस देश की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पिछले 20 वर्षों में इस देश ने गरीबी को भी तेजी से कम किया है और वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर केवल 6.7% लोग ही गरीब हैं। यहाँ के आर्थिक समृद्धि का एक जो है कि एक निगेटिव इम्पैक्ट बस यह दिखाई देता है कि यहाँ पर असमानता है, अर्थात यहाँ पर जो विकास हुआ है उस विकास की वजह से अमीर ज़्यादा अमीर हुए हैं, जबकि निम्न आय वाले लोगों की जो संख्या जो आय है वह या तो स्थिर रही है या फिर कम हुई। अर्थात यहाँ पर जैसा कि हमने समझा कि HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखेंगे तो इसका रैंक ठीक दिखाई देगा। पर कैपिटा इनकम जो है वो भी ठीक है, बावजूद इसके यहाँ पर क्या है, असमानता है। और असमानता इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनके पास धन का संकेंद्रण ज़्यादा है। यहाँ के अमीरों की जो कमाई है, जो आय है, वह गरीबों की तुलना में लगभग 13.5 गुना है। तो आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं भारत में भी तो ऐसा है, लेकिन हाँ यहाँ पे असमानता है और इस असमानता को समझने वाले लोग भी हैं और उस असंतोष को सड़कों पर उतर के आंदोलन करने वाले लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसा रहा। क्यों ऐसा कल्चर रहा मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ठीक ठाक है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था से सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, सभी क्षेत्र के लोगों का एक तरह का विकास नहीं हो पाया है। जैसा कि मैंने बताया मध्य भाग में क्या है, शराब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उत्पादन है, वहाँ के लोगों की आय बहुत अच्छी है। ऐसे दक्षिण के वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो जिन लोगों के पास अच्छे फार्म हाउस हैं, अच्छी खेती है, अच्छा तो उनके पास ठीक है,
लेकिन उत्तर में अगर देखेंगे तो जो लोग माइनिंग पर मजदूरी करते हैं उनकी स्थिति क्या है, खराब है। यहाँ पर जो निजीकरण है वो हर क्षेत्र में किया गया है, जिसकी वजह से गरीब और कम आय वाले लोगों को सुविधाएं जो प्राप्त करने के लिए अधिक खर्च करना होता है, चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, चाहे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर जो है कि यहाँ पे स्कूलिंग की हो अर्थात एजुकेशन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में क्या किया गया है, निजीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और इसके वजह से क्या होता है, जो निजी क्षेत्र है वह लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, और जब वो लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है तो वह जो भी कुछ बनाएगा वह कोशिश करेगा अधिक से अधिक उसको महंगा बेचे, और जब महंगा बेचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर असमानता है, अर्थात यहाँ पर निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की जो संख्या वह ज़्यादा है लेकिन उसके पास पैसा क्या है, कम है। तो वही देखता है कि हमारा पैसा तो क्या हो रहा है, अमीरों के पास जा रहा है, हम गरीब होते जा रहे हैं, हम अपने स्थान पर रुके हैं और अमीर बढ़ता जा रहा है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये असमानता बनी कैसे है, और इस असमानता के खिलाफ वहां पे आंदोलन क्यों हुआ, और आंदोलनों की वजह से कैसे जो है कि चिले का जो है कि रिवर्थ हुआ। चिले में 1540 से लेकर 1818 तक यह उपनिवेश रहा है स्पेन का, तो स्पेन का यह उपनिवेश रहा। उसके बाद इसको आज़ादी मिल गई, लेकिन इसके बाद भी कई प्रकार के आंतरिक संघर्षों का यह सामना करता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चिली में जो है कि वामपंथी जो शक्तियों का प्रभाव बढ़ा। वामपंथी का मतलब है कि जो साम्यवादी आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग हैं वह सत्ता पर आए, और लेकिन जब ये सत्ता पर आए तो रेगुलर नहीं रह पाए, कई बार सैन्य शासन भी यहाँ पर लगाया गया। 1938 में फिर से वामपंथी गुट सत्ता में आए, और इसी प्रकार के परिवर्तन आगे आने वाले दशकों में भी चलते रहे। लेकिन जो मुख्य घटनाक्रम होता है वह होता है 1970 से 1973 के बीच वामपंथ की तरफ झुकाव रखने वाले यहाँ पर साल्वाडोर आयेंदे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में नाम तो साल्वाडोर आयेंदे है, इंग्लिश में कभी ए भी लिखा मिलेगा, हालांकि एल को कुछ लोग साइलेंट बता रहे हैं, तो इस तरह से मैंने दोनों लिख दिया है। तो यहाँ पर साल्वाडोर आयेंदे की सरकार थी 1970 से 1973 के बीच, और इस सरकार ने कई प्रकार के लोक लुभावन घोषणाएं की, योजनाओं को लागू किया, लेकिन लोगों को तो उसका लाभ हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है कोई सुधार नहीं हो पाए। अगर आप इस समझ पा रहे हैं तो ये वही दौर है जब क्या हो रहा था, जो साम्यवादी आइडियोलॉजी है वो कमजोर पड़ रही थी, और कमजोर इस वजह से पड़ रही थी क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा था, और इसी के पर अमेरिका और अमेरिका के समर्थित यूरोपीय देश कह रहे थे कि हमें पूंजीवाद को अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक वर्ग था जो चाह रहा था कि वह मार्केट के हिसाब से कार्य करे, और इसी के कारण 1970 से 73 के बीच यहाँ की जब अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ तो आयेंदे को अपने पद से हटना पड़ा। इसके बाद आगस्टो पिनोचे की सरकार सत्ता में आई। तो यह ध्यान दीजिएगा, आगस्टो पिनोचे की जो सरकार सत्ता में आई यह क्या थी, एक तरह का जो कि पूंजीवाद जो मॉडल है उसको बढ़ाने वाली सरकार थी, और इसने क्या किया, आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। जैसे आर्थिक उदारीकरण की नीति हम 1990 के दशक में अपनाते हैं, ठीक इसी तरह से 1970 के दशक में यहाँ पे अपनाया जा रहा है आगस्टो पिनोचे। लेकिन हमने जो उदारीकरण की नीति इसमें राज्य का हमने जो महत्व उसको बनाए रखा, लेकिन यहां पर जो उदारीकरण किया गया उसमें जो निजीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। यहां के जो ट्रेड यूनियन थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे यह आंदोलन ना कर सके, उत्पादन प्रभावित ना हो सके। यहां पर जो यहां के जो स्थानीय व्यवसायों को टैक्स से छूट मिलती थी उसको हटा दिया गया, अर्थात यहां पर जो छोटे इंडस्ट्री थे उन पर टैक्स से छूट मिलती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब पूरा इकोनॉमी है वह मार्केट के आधार पर कार्य करेगी, हर व्यक्ति से पैसा लिया जाएगा, और सभी क्षेत्रों का लगभग इन्होंने निजीकरण कर दिया। और निजीकरण करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नए संविधान का भी निर्माण करवा दिया, और यह जो संविधान बना इसको कहा जाता है आगस्टो पिनोचे का संविधान। अब इस तरह से इन्होंने क्या किया, निजीकरण को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वह बदलने लगा। वर्ष 1990 में पिनोचे की सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन इनके द्वारा जो बनाया गया संविधान था वह अभी तक लागू है, अर्थात अभी तक चेंज नहीं हो पाया। इस संविधान का जो निर्माण ये किया गया था आगस्टो पिनोचे के द्वारा, चूंकि ये पूंजीवाद समर्थक थे, मार्केट के समर्थक थे, और इसी के कारण इन्होंने सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए सेना
के हित को भी समझा ताकि सेना तख्ता पलट ना कर दे। और इसी कारण यहाँ का जो संविधान बना है वो पूंजीपतियों और सेना को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके कारण जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको लागू करना इस संविधान के अनुसार काफी कठिन होता है। अर्थात यहाँ पर अगर कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस संविधान के तहत अर्थव्यवस्था का स्वरूप इस तरह से बनाया गया है कि जो मध्य वर्ग है या जो निम्न वर्ग है उसका लाभ लेने में वो सक्षम नहीं है। अर्थात एक तरफ यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो निम्न और मध्यम वर्ग है उनकी इस आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, धनी वर्ग धनी होता चला जा रहा है, उसकी आय बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ ये है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह जो भी सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए उनको अधिक भुगतान करना पड़ता है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन, कुछ भी। अर्थात जो कुछ भी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं उनको अगर प्राप्त करना है तो इनसे मोटी रकम ली जाती है। अब मोटी रकम ली जाती है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात इनके पास पैसा आए तो इनको क्या दिखाई देता है कि पैसा तो हमारे पास आ नहीं रहा और अमीरों के पास ये पैसा जा रहा। तो इसी के वजह से पिछले साल यहाँ पर मेट्रो के किराए में जब 4% की वृद्धि की गई तो यहाँ के निम्न और मध्य वर्ग की स्थिति जो पहले से खराब थी उसके अंदर इस असंतोष आया और उन्होंने क्या कर दिया, इस किराया वृद्धि के खिलाफ जो है कि विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे यह जो विरोध प्रदर्शन है आंदोलन के रूप में कन्वर्ट होने लगा और लगभग सभी वर्ग अर्थात कुछ वर्गों को छोड़कर सभी वर्ग इसमें शामिल हो गए, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या फिर छात्र वर्ग हो, सभी लोग इसमें शामिल होने लगे। इस आंदोलन ने किराया वृद्धि के साथ साथ असमानता को खत्म करने की मांग भी प्रारंभ कर दी और प्रारंभ में यह जो आंदोलन था शांतिपूर्वक रहा, लेकिन बाद में क्या हो गया, हिंसक हो गया। जब आंदोलन हिंसक हो गया, कई आंदोलनकारियों की मृत्यु होने लगी तो आंदोलनकारी और क्या हो चुके, आक्रोशित हो गए और धीरे धीरे यह जो विरोध है यह बढ़ता गया। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर जो आयोजित होने वाला एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन था और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, इनके आयोजन को लास्ट ईयर जब यहाँ पर होने वाला था इनको रद्द करना पड़ा। अर्थात यहाँ पर जो आंदोलन हो रहे थे वह अभी के नहीं है, वो लास्ट ईयर से चल रहे थे। हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा, इन्होंने सेंटियागो में क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। अगर आप यहाँ की इमेज को देखेंगे अर्थात जो प्रोटेस्ट के दौरान की हैं तो आपको पता चलेगा पूरे सेंटियागो में कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहां पर लाखों लोग ना हो। कहा जाता है कि 10 लाख से अधिक लोग सेंटियागो में आ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको क्या करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने क्या कर दिया, इस सेना को सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। इससे क्या हुआ, जो आंदोलनकारी है और सेना आमने सामने आ गए। इससे और आंदोलनकारियों को यह लगा कि हमारी बात को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये सरकार हमारी बात नहीं सुन। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया और मांगें भी बढ़ती गई। पहले इन्होंने प्रारंभ में क्या किया कि जो किराया वृद्धि की गई थी मेट्रो में उसको कम करने का, फिर उन्होंने कहा जो असमानता हमारी बढ़ रही उसको भी कम किया जाए। बाद में इन्होंने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका इस्तीफा चाहिए, हमारे जो आर्थिक और सामाजिक सुधार है वो भी किए जाने चाहिए। और इन्होंने कहा लास्टली कि हमारा जो संविधान है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। संविधान इसलिए चेंज करने की आवश्यकता है कि जब तक संविधान चेंज नहीं होगा तब तक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं लाया जा सकता है, और जब तक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक असमानता कम नहीं होगी। कोरोना काल में यह आंदोलन सड़कों पर तो रुक गया लेकिन लोगों के बीच अपनी पैठ बनाता रहा, मजबूत करता रहा। इसी के कारण हाल के दिनों में कोरोना के बाद फिर से आंदोलन सड़कों पर होने लगा, लोग एकत्रित होने लगे और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक जनमत संग्रह कराने के लिए वो तैयार हो गए। जनमत संग्रह जो करवाया गया उसमें दो चीजें रखी गई, दो प्रश्न लोगों से पूछे गए कि क्या लोगों को नया संविधान चाहिए, तो इस पर भी उनको मत देना था। दूसरा कि नया संविधान किससे वह लिखवाना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों पर मतदान हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनमत संग्रह में 78
0.24% लोगों ने नए संविधान का समर्थन किया और ये भी कहा कि जो संविधान वो लिखवाना चाहते हैं वो अपने ही बीच के लोगों से लिखवाएंगे, अर्थात उनको सरकार पर भरोसा नहीं हो। और इस तरह से एक नई चुनी हुई परिषद का गठन किया जाएगा और जो नई चुनी हुई परिषद होगी यह आंदोलनकारियों के बीच में होगी और ये नए संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। यहाँ के लोगों ने इन मतों के परिणाम को देखते हुए इसे चिली का पुनर्जन्म कहा है और उनका मानना है कि आने वाले समय में यह जो चिली का नया संविधान है यहाँ की न सिर्फ असमानता को खत्म करेगा बल्कि आने वाले समय में हमें एक नया स्वरूप देगा, क्योंकि अभी तक की जो असमानता बढ़ती जा रही उसका समापन होगा और एक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह जो घटनाक्रम है अन्य विकासशील देशों और भारत और सभी देशों के लिए एक उदाहरण है कि जब भी हम उदारीकरण या निजीकरण या आर्थिक विकास की उस प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसमें मार्केट फोकस में होता है, बाजार केंद्र में होता है, तो वहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां की जनता सड़कों पर उतर सकती है। इसी के कारण जब यहां पे कहा जा रहा है कि चिली का पुनर्जन्म, तो कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले समय में यह जो असमानता वैश्विक रूप में हमें दिखाई देती है, जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि असमानता सिर्फ यहीं पर नहीं है, हर देश में है और कई देशों में तो बहुत ज़्यादा है। तो यह जो असमानता है ये बताता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए जो हम उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाते हैं वह अपने आप में परफेक्ट नहीं है, उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है ताकि हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके। तो कुल मिलाकर चिली का तो रिबर्थ हो रहा है। आने वाले समय में आपने सुना होगा जो अरब स्प्रिंग की घटना हुई थी, तो उसने क्या किया था कि अरब स्प्रिंग की घटना अफ्रीका से प्रारंभ होकर अफ्रीका और जो है कि एशिया के कई देशों में जो वहाँ के सत्ता पर काबिज तानाशाह थे, अर्थात जो डिक्टेटर थे, जो कई कई सालों से सत्ता पर कब्जा किए हुए थे, उनको हटा दिया गया। तो कहा यही भी जा रहा है कि चिली का रिबर्थ आने वाले समय में विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे अपने हक के लिए वो सड़कों पर उतरकर वो असमानता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।